हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो है ऑफ ऑल द टाइम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट TS003 मैनेजमेंट इन टूरिज्म। यार सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है अभी तक की। आप लोगों ने मतलब एकदम क्राइसिस टाइप के लिए आए, ठीक है। एक मैंने वीडियो डाला हुआ था, ठीक है, पहले ही मैंने वो वीडियो बना दिया था। कल मैंने डाला शाम को उसको, MTS का था वो, SSC MTS के जो फॉर्म खुल लगे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, कि उसका सिलेबस क्या है करके वो मैंने डाला था। और उसमें भी आप लोगों ने TS3 का जिक्र किया और रिटेंशन भी बिगाड़ दिया उस वीडियो का। चलो कोई बात नहीं। तो काफी ज्यादा डिमांडिंग वीडियो थी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार सबसे पहले तो मैं TS01 वालों से सॉरी कहना चाहता हूँ यार दोस्तों। सॉरी इसलिए कि मैं आप लोगों के लिए आंसर, ठीक है, आंसर वाली वीडियो नहीं लेके आया, सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे यार दोस्तों। क्योंकि इसका सिर्फ एक कारण था यार, सिर्फ एक दिन था। सबसे पहले तो सिर्फ 1 डे था उसका, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हम TS07 के पीछे लगे थे। तो TS01 के लिए सिर्फ एक दिन हमें मिला, ठीक है, एक दिन हमें मिला। उसमें भी मैं दिन में काफ़ी बिजी था यार, कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था, ठीक है, तो उस वजह से मैं काफ़ी बिजी था, तो मैं बना नहीं पाया उसको। और शाम को आया जैसे ही मैंने फटाफट पेपर आपके लिए एनालाइज करते हुए फटाफट आपके लिए 10 से 15, मेरे ख्याल से 12 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए उठा के ले आए थे यार। अब कुछ लोग नाराज हो रहे थे कि आपने इसमें आंसर्स नहीं बताए यार। अब इसका कारण ये है कि सबसे पहले कि आंसर बनाने में थोड़ा एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। एफर्ट्स ज़्यादा क्यों लगते हैं? क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, TS मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, BA। सबसे पहले तो बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला हूँ मैं। और मेरे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं, इंग्लिश, ठीक है। तो ये है मेरे सब्जेक्ट। और ये किसी और ही सेक्टर के वीडियोस में बना रहा हूँ यार। आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आई थी तब। अदरवाइज मैंने इंग्लिश का कोर्स, अगर आपको याद होगा, BG103 का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि वो इंग्लिश का था, ठीक है। और उसी के साथ साथ बाद में जब डिमांड आई तो मैं इसमें कूच पड़ा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यार पहले खुद देखना पड़ता है चीज़ों को मेरे को, तब जाके जो है आंसर्स आपके लिए मैं लेके आता हूँ, थोड़ा बहुत उसका आइडिया लेके। तो ये टाइम नहीं मिल पाता 1 डे में, तभी मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। और एक वीडियो को आंसर सहित डिस्कस करने से बेटर है कि 4-5 पेपर को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रख देना, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको पहले से ही आते होंगे और कुछ के आपने ढूंढ लिए होंगे। और आई होप कि यार वो पेपर आपका अच्छा गया होगा। कैसा गया आपका पेपर? जो मैंने इंपॉर्टेंस मीन्स बनाए थे कि 4 बार रिपीट हुए हैं, ये 3 बार रिपीट हुए हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन आए थे कि नहीं, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं TS03 मैनेजमेंट इन टूरिज्म को, ठीक है। तो जून 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में ये क्वेश्चन है, प्रबंधन की परिभाषा दीजिए, प्रबंधक की भूमिका और दायित्वों की चर्चा कीजिए। तो करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की बात। तो मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है ऑफ गाइडिंग, गाइड करने की, ठीक है। अब गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इट्स डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, मेंटेनेंस के लिए, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के उसके एलोकेशन के लिए। और इसी के साथ साथ टू अटेन फाइनल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अटेन फाइनल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स डेवलपमेंट, फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड एलोकेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू अटेन द फाइनल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब इसमें पूछा गया है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर। तो सबसे पहले आपके रोल ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर की जानने से पहले जान लो, जो भी मैनेजमेंट का वर्क होता है उसका जो इंचार्ज होता है या उसका जो हेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो मैनेजर ही होता है। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके। अब रोल्स देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मैनेजर के। अब दूसरा रोल क्या है?
दूसरा रोल है मैनेजर का हायरिंग स्टाफ को सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, उसका काम होता है स्टाफ को हायरिंग करना। और मैं पहले ही बता दूं, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर होता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है तो उसका जो हेड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, जिसका कि काम होता है टू हायरिंग द स्टाफ। ठीक है, थर्ड जो वर्क है वो है ट्रेनिंग दिलाना टू न्यू एम्प्लॉय। सो ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, तो न्यू एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग दिलाने का काम भी मैनेजर का होता है। फोर्थ है डीलिंग विद प्रॉब्लम डीलिंग्स। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जो है सीधा मैनेजर के पास ही दौड़ते हैं एम्प्लॉयज की, ये समाधान इसका क्या होगा करके। फिर है उसके बाद डिसीजन मेकिंग, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेगा वो और फाइनली एक डिसीजन लेगा। तो डिसीजन मेकिंग की भी जो अथॉरिटी होती है या पावर होती है वो मैनेजर की होती है। छठा है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा वो, और कमी पेची अगर उसको लगेगी कि इस क्षेत्र में कमी है या इस क्षेत्र में काम अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है, तो एक कुछ ऐसे डिसीजंस लेगा जिससे कि वो काम फास्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद बजट एंड एक्सपेंसेस, बजट एंड एक्सपेंसेस को भी जो है मॉनिटर करता है वो मैनेजर ही है, और आवर भी डिसाइड करता है कि किस एम्प्लॉय को कितने आवर वर्क करना है। ये सारे काम मैनेजर के होते हैं। और फाइनल जो वर्क होता है वो होता है सेंडिंग रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट सेंड करना टू जो भी एमडी होता है ना कंपनी का, मैनेजर डायरेक्टर होता है, या जो बड़ी पोस्ट में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो है रिपोर्ट भी भेजना हर एक डिपार्टमेंट की। ये वर्क भी जो है मैनेजर का होता है। तो आप समझ सक रहे हैं कि क्या होता है मैनेजर का वर्क। और इसी के साथ साथ मैनेजर का वर्क होता है टू मैनेज द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को भी मैनेज करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी आ गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर भी आ गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ कंपनी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। तो कंपनी के साइलेंट फीचर, किसी कंपनी की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए और विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, साइलेंट फीचर जानने से पहले हम जान लेते हैं कंपनी क्या होती है। कंपनी यार एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है या एसोसिएशन ऑफ पीपल्स होती है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पीपल होती है जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो है फाइनेंस फंडिंग करी होती है, फाइनेंस फंडिंग करी होती है या मनी जो है वो इन्वेस्ट किया होता है फॉर अ कॉमन कंसर्न। ठीक है, कॉमन कंसर्न के लिए या कॉमन चीज के लिए उन्होंने सभी ने जो है वो पैसा इकट्ठा किया होता है। जैसे आप 4 दोस्त हैं। ठीक है, 4 दोस्त हैं आप लोग, और आप लोग डिसाइड करते हैं कि यार ऐसा करते हैं हम लोग एक होटल खोल लेते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे होटल खोला ना, तो आप 4 लोगों ने, चारों, अब यार कोई ऐसा तो होगा नहीं जो खाली आइडिया देगा, पैसे सबने लगाने होंगे उसमें, तो पैसा आप सबने इन्वेस्ट किया है ओवर अ कॉमन कंसर्न दैट इज होटल, होटल के लिए या कॉमन कंसर्न या कॉमन थिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक प्रकार की कंपनी हो गई। तो इस तरीके से जो है कंपनी होती है एसोसिएशन ऑफ पीपल। ठीक है, अब पूछा गया है फीचर्स। अब चलते हैं कंपनी के फीचर की ओर। तो फीचर क्या क्या होते हैं कंपनी के? फीचर ऑफ कंपनी, यार बड़ा वीडियो बनेगा, देख के जाना पूरा का पूरा। ठीक है, आप लोग, कई लोग देख के नहीं जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। बहुत लोग मैंने देखा कि आप व्यू बहुत ज्यादा आते हैं बट सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हो पाते हैं। यार मैंने कितनी बार कहा कि 1 के एक बार सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए तो हम लाइव सेशंस कर पाएंगे, उसके बाद हमें इतनी जो है ये मेहनत करने की जो जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है, जो अलग से जो है आपको इतना इंतजार करना पड़ता है वीडियो बनने तक का। तो अगर 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके होते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं करती, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में ही आपको सब कुछ बता देता, और कल का भी हमारा एक दिन में पूरा काम हो जाता है। यार वीडियो बनाने में, एडिट करने में इसमें बहुत मेहनत लगती है यार, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा नहीं होता। हम लाइव देखते और आप जो अपने क्वेश्चंस थे डायरेक्ट पूछ पाते, लेकिन उसके लिए 1 के सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, और अभी हम 1 के सब्सक्राइबर से 200-250, ठीक है, 200 या 250 सब्सक्राइबर्स पीछे हैं यार। तो यार दबा के लाइक कर दो, ताकि चलो आपका तो इस बार ऐसा ही हो गया क्योंकि आपके तो अब शायद एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं यार उनका भला कर जाओगे आप। तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और 200-250 सब्सक्राइबर्स पूरे कम हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे, और आज जो है वो मिशन कंप्लीट हो जाएगा 1K वाला, और हम लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी इनेबल हो पाएंगे और हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप लोग कर लेना यार सब्सक्राइबर। ठीक है, आज एम बनाते हैं 200 से 250 सब्सक्राइबर्स का। तो अगर आपने नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब तो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को ऐसी मुसीबत फेस ना करनी पड़े जैसे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप बदला मत निकालिएगा उनसे।
तो टाइप्स, तो फीचर्स क्या क्या होते हैं कंपनी के वो देख लेते हैं। तो फीचर फर्स्ट होता है, कंपनी जो है वो एक लीगल एसोसिएशन होता है। ठीक है, लीगल एसोसिएशन मीन्स की जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड रहती है। ठीक है, रजिस्टर्ड रहती है कंपनी, जो है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड रहती है कंपनी एक्ट के अंदर। ठीक है, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट कंपनी एक्ट होते हैं, तो जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड रहती है अंडर द कंपनी एक्ट। और उसी के साथ साथ सेकंड फीचर की बात करते हैं। सेकंड फीचर जो कंपनी का होता है वो होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो कंपनी को यार एक पर्सन की तरह देखा जाता है। आपको पता है कंपनी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स या एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है। अब इसमें हर पर्सन का नाम तो लेंगे नहीं, तो जब आप किसी कंपनी को फॉर्म कर लेते हैं तो वो कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आप जो एसोसिएशन है वो इतना वैल्यू नहीं करता है जितना कि उस कंपनी की ब्रांडिंग, कंपनी का नेम। ठीक है, तो वो खुद में एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। ओके, फिर थर्ड जो उसका कैरेक्टर है वो देख लेते हैं। थर्ड कैरेक्टर है कंपनी जो है स्टेबल बिजनेस है। स्टेबल बिजनेस होता है कंपनी। ठीक है, स्टेबल बिजनेस किस तरीके से, अब आप लोग कहेंगे अगर जिन्होंने कंपनी खोल रखी है वही गरीब हो जाए तो यार आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा, अगर थोड़ा सा अपनी की बड़ी कंपनी हो जाती है उसके बाद आप लोग गरीब हो जाते हैं, तो जो भी कोई रिच पर्सन होगा वो क्या करेगा, आपके शेयर्स को खरीद लेगा और कंपनी को खुद ऑन कर लेगा। ठीक है, तो कंपनी एक प्रकार से स्टेबल बिजनेस रहता है। इसके भले ही मेंबर्स आते जाते रहेंगे लेकिन इसके शेयर्स भले ही बिकते रहेंगे, कोई और खरीद लेगा। तो इस तरीके से कंपनी जो है स्टेबल रहेगी, भले ही उसके मेंबर्स हैं या जिन्होंने कंपनी बनाई है वो बदलते रहें। जैसे एक टाइम पे फ्लिपकार्ट का ही हो रहा था। ठीक है, जो सचिन बंसल वगैरह लोगों ने बनाई थी तो वो बिक के वॉलमार्ट के पास चली गई थी, तो चेंज हो गया ना, जो अथॉरिटी थी उसकी वो वॉलमार्ट के पास चली गई थी, जबकि बनाया सचिन बंसल लोगों ने था। तो इस तरीके से क्या हुआ ठीक है, तो ये चीज थी, लेकिन कंपनी तो चलती रही। ठीक है, ऑनर बदलते रहते हैं लेकिन कंपनी जो है वो एक स्टेबल बिजनेस रहता है। फिर फोर्थ की ओर चलते हैं। फोर्थ जो कैरेक्टर है कंपनी का वो है दैट इट हैज कॉमन सील। ठीक है, कॉमन ब्रांडिंग सील या ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग सील। ठीक है, ब्रांडिंग सील। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की। जैसे आप लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है। ठीक है, 5 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है। अब आपने जैसे उसको रजिस्टर कराया तो आपके पास एक कागज आएगा दैट योर कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेंगे, साइन करने पड़ेंगे। अब साइन कौन करेगा यार इसमें से, ये चीज है ना, क्योंकि पैसे तो आप सभी दोस्तों ने करें तो आप लोग आपस में लड़ेंगे, भैया मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, या तो ऐसा हो कि 5 को साइन करने पड़े, तो ये चीज नहीं होता है। तो इसी के चलते जो कंपनी होती है वो एक कॉमन ब्रांडिंग सील रखती है, खुद की ब्रांडिंग। इसमें सिर्फ कंपनी का नाम लिखा जाएगा और वो जो कंपनी का नाम है वो 5 लोगों को इंडिकेट करेगा। और इसी के चलते हमने कहा था कि दैट कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, खुद में ही जो है कंपनी वो लीगल पर्सन है, खुद की इसकी एक ब्रांडिंग सील होगी, जो कि जैसे सिग्नेचर होते हैं ना किसी इंडिविजुअल के, उसी तरीके से एज एन इंडिविजुअल जो है कंपनी की भी एक ब्रांडिंग सील होती है। ठीक है, तो यही है कंपनी के फीचर्स। तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें ये पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक संरचना से आपका क्या तात्पर्य है, संगठनात्मक संरचना के घटकों की चर्चा कीजिए। तो घटक मींस कंपोनेंट है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स की भी चर्चा करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओएस करके मैं OST ऑर्गेनाइजेशनल ORG स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ पूरा ये, तो OS को ऑपरेटिंग सिस्टम में समझ लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, ठीक है, इट इज टू डायरेक्ट। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्ट करता है हाउ द एक्टिविटी विल बी डन, हाउ, व्हेन एंड वेयर द एक्टिविटीज विल बी डन। एक्टिविटीज विल बी डन। ठीक है, विल बी डन टू अचीव गोल, टू अचीव गोल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का काम होता है टू डायरेक्ट करना कि किस तरीके से, हाउ मीन्स कैसे, कब और कहां पर
जो भी एक्टिविटीज हमें दी गई है, जो भी हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, वो किस तरीके से फिनिश करना है, कहाँ पर फिनिश करना है, किस जगह पर फिनिश करना है और कैसे फिनिश करना है, ये सब डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ताकि हम अपनी कंपनी का गोल जो है वो अचीव कर सकें। तो आई होप कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की आपको डेफिनेशन आ गई होगी। उसके बाद करते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट इसके देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। तो इसके कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट होता है, सबसे पहला काम इसका होता है डिजाइन जॉब्स। ठीक है, जॉब्स को डिजाइन करना। ठीक है, मैंने कहा ना कि कैसे कोई काम पूरा होगा, तो उस काम, जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलता है एक, ठीक है, कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला किसी और बड़ी कंपनी के थ्रू। ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला तो आप सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएंगे। ठीक है, जो उसका हेड होगा एकदम, फिर उसके अंडर और स्टाफ बनाते जाएंगे। तो आपको सबसे पहले जॉब्स डिजाइन करनी होंगी और उसमें हायर करना होगा लोगों को। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट होगा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का, वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, वो होगा दैट यू हैव टू इस्टेब्लिश रिपोर्टिंग। ठीक है, फिर होगा अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रिपोर्ट बाद में करोगे, पहले अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आपने डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स बना दी, अब आपको डिसाइड करना है कि किस जॉब को क्या पावर देना है। ठीक है, जैसे आपने सिस्टम ऑपरेटर बना दिया, उसको क्या पावर देनी है। डेटा साइंटिस्ट बना दिया, उसको क्या देनी है। डेटा एनालिस्ट बना दिया, उसको क्या काम देना है। और नेटवर्क ऑपरेटर बना दिया, उसको क्या काम देना है। तो इस तरीके से आप जॉब्स को जो है वो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करोगे या पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैनेजर के पास क्या पावर होंगी, ये चीज डिसाइड करेगा कौन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखा जाएगा अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्ट करना कि रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी, मींस कि जो भी काम होगा अचीव्ड, उसकी कौन सी रिपोर्ट किसको दी जाएगी। ठीक है, जैसे डेटा एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट बना के डेटा साइंटिस्ट को जमा करेगा। तो इस तरीके से डेटा साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट को मैनेजर को जमा करेगा। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको। तो इस तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग का जो काम सौंपा जाता है वो भी डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन सिस्टम, किस तरीके से आपस में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे और किस तरीके से अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सके ताकि जल्द से जल्द काम पूरा हो सके। ये सारी जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। और दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउज द कंपनी टू बी मोर एफिशिएंट एंड फोकस्ड। ज्यादा एफिशिएंट बनाता है क्योंकि, और एंड फोकस्ड, जिस कंपनी का जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा एंड फोकस्ड, ठीक है, उस कंपनी का जो काम है वो जल्दी कंप्लीट होंगे प्रोजेक्ट और अच्छी तरीके से वो करेंगे, तो वो कंपनी जो है ज्यादा एफिशिएंट बनेगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग? डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने से आपका क्या तात्पर्य है? निर्णय लेने के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। तो डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, डिसीजन आप कब लेते हैं? जब आपके पास चॉइसेस हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई जीन्स लेने जाते हैं, जीन्स में आपको पास चॉइस होती है, एक ब्लैक कलर की है, एक ब्लू कलर की है, एक ग्रे कलर की जीन्स है आपके पास। ठीक है, और ब्लैक ब्लू ग्रे ज्यादा तो कलर होते नहीं है। ठीक है, और एक ऐसे डार्क ब्लू कलर की है। तो आपके पास चॉइस है। अब आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। डिसीजन अब लेना है आपने। ठीक है, अब आपको डिसीजन लेने का टाइम आ गया कि आपने ब्लैक लेनी है, ब्लू लेनी है, ग्रे लेनी है, डार्क ब्लू लेनी है। तो यहां पर आता है टर्म डिसीजन का। ठीक है, अगर चॉइस ही नहीं होंगी, एक ही चीज है, तो यार उसमें कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको उठा के ले जाओगे। ठीक है, तो डिसीजन के लिए आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। सो डिसीजन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस एंड इट। अब स्टेप्स क्या क्या होंगे? कोई भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो स्टेप्स क्या क्या आपको लेने होंगे? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा चॉइसेस को। ठीक है, आइडेंटिफाई चॉइसेस को पहचानना होगा कि चॉइसेस कौन कौन सी है। अब आप जैसे जीन्स लेने गए हो, अब आपको पता होना चाहिए कि जीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, जीन्स इस तरीके का जीन्स होता है। ठीक है, अब आप टी शर्ट को जीन्स नहीं मान सकते, उस कैटेगरी में नहीं रखोगे। ठीक है, तो आपको पता है जो इस तरीके का दिखेगा, और डेनिम का जो कपड़ा होगा उसको मैं जीन्स कहने वाला हूँ। ठीक है, उसको मैं जीन्स कहने वाला हूँ। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर और डेनिम का कपड़ा, दैट इज कॉल्ड जीन्स। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी चॉइसेस क्या क्या हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फिर क्या होगा, एक सेकेंड। ठीक है, आपको जो है चॉइसेस को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी चॉइसेस क्या क्या हैं। ठीक है,
और उसके बाद आ जाता है सेकंड चीज जो डिसीजन मेकिंग में आ जाती है, गैदर इंफॉर्मेशन। अब आपको इंफॉर्मेशन पता लगानी है। इंफॉर्मेशन मीन्स जैसे इसके केसेस में कि आपका कलर कौन सा है, जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर आपको पता होना चाहिए ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये ग्रे कलर है, ये डार्क ब्लू कलर है। ब्लू कलर की स्पेसिफिकेशंस क्या रहती है, डार्क ब्लू जो है वो वॉशिंग में थोड़ा कम वो ना निकल ना जाए कोई कलर, या ब्लैक कलर कब पहनना होगा, ग्रे कलर कब पहनना होगा, इस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, ठीक है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, देखो आप देखोगे कि डेनिम के अलावा भी और भी जो जैसे कॉटरे की भी थोड़ी बहुत जीन्स आ जाती हैं, तो वो चीज देख सकते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं इनके अलावा, ठीक है, वो भी आप देख लेंगे। और उसके बाद अल्टरनेटिव आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि वे करेंगे एविडेंस को कि किस टाइप की जीन्स और किस कलर की जीन्स ज्यादा बेटर होगी, वो चीज आप एविडेंस को वे करेंगे डिसीजन लेने से पहले। और फाइनली आप क्या करेंगे, टेक करेंगे एक्शन अपना ले लेंगे, और मतलब जीन्स आप जो आपको पसंद आ गई, फाइनली ये चीजें इतनी चीजें करने के बाद वो उसको आप बाय कर लेंगे, और फाइनली आप रिव्यू करेंगे उसका थोड़े दिनों बाद कि क्या आपका डिसीजन सही था या नहीं। और इस रिव्यू के हिसाब से आपको अगली बार पता चलेगा कि किस तरीके की जीन्स आपको लेनी है या किस तरीके का काम आपने करना है। तो जीन्स वाला मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए दिया था, मेन चीज ये पॉइंट थे, ठीक है, आपको कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये जीन्स वाला उदाहरण दिया था, ठीक है दोस्तों। तो एक सेकंड यार, मैं कर लेता हूँ कंप्यूटर को चार्ज, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। ओके दोस्तों, तो चार्ज में लगा दिया मैंने फाइनली, अब कोई टेंशन नहीं, अदरवाइज अभी स्विच ऑफ हो जाता तो हमारी फिर से ये पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाती, क्योंकि इससे पहले भी यार दोस्तों ऑडियो नहीं आ रही थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब हमने चार्ज कर लिया है, क्योंकि इससे पहले भी यार एक बार मैंने वीडियो बनाया था और फाइनली मुझे पता लगा कि ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो इस टाइप की चीज़ों से बचने के लिए पहले ही करना पड़ता है। अब कंप्यूटर चार्ज कर दिया, आप कोई टेंशन नहीं, वरना बंद हो जाता, फिर से मेहनत चली जाती पानी में। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलिंग, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के बारे में पूछा गया है, नियंत्रण करने से आप क्या समझते हैं और किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है वो चीज समझते हैं। अब कंट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है, तो बात कर रहे हैं किसकी, कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोल मींस होता है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो कंट्रोल करना भी एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है, टू कंट्रोलिंग, ठीक है, क्योंकि हम इसमें यार पानी कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट इन टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसी में कुछ कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोलिंग इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है कंट्रोलिंग भी। कंट्रोलिंग इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज यूज्ड टू चेक एरर्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, तो चेक एरर्स, तो कंट्रोलिंग के थ्रू आप जो है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कार्य में एरर्स चेक करते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो उसको आप रिव्यू करेंगे, उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, और ये एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन रहता है, यानी कि आप किस तरीके से अपने गोल में जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है उसको उस पर जल्द से जल्द पहुंचे, तो उसके चलते आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है उसमें क्या क्या एरर्स हो रहे हैं और किस तरीके से इन एरर्स को दूर किया जाए, तो इसको ही कहते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये चीज आप याद रखना। फिर अब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग के टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं कंट्रोलिंग के, आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप होता है आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। आउटपुट कंट्रोल में क्या देखते हैं कि आपका किस तरीके का आउटपुट निकलेगा। जैसे आउटपुट, मान लो कोई दूसरी कंपनी आपको काम देती है कि आप 10 डेज में, आपकी कंपनी को काम देती है कि 10 दिन में ये प्रोजेक्ट आपको पूरा करना है, तो आपकी कंपनी ने जो है इसके लिए 10 दिन में काम पूरा करने के लिए 50 एम्प्लॉयज को हायर किया, और आपको छठे दिन ये पता चलता है कि आप सिर्फ जो भी काम था उसका 40% ही अचीव कर पाए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको किसकी जरूरत है, कंट्रोलिंग की जरूरत है। अब आप देख रहे हैं एरर क्या है, एरर है हमारे इंप्लॉयज की संख्या में, क्योंकि 50 ही इंप्लॉय हैं और 6 दिन इन्होंने लगा के 40%, तो आपको क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी अपने इंप्लॉयज की संख्या में। तो अगले दिन आपने क्या किया, 100 इंप्लॉयज को काम में लगाना शुरू कर दिया, ताकि
10 डेज के अंदर आपका काम पूरा हो जाए। तो फाइनली देखेंगे कि हम इसके हिसाब से जो भी हमारा एम है उसके हिसाब से डिसाइड करा हमने कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत थी। तो इसी तरीके से ये आउटपुट को कंट्रोल करता है, आउटपुट कंट्रोल होता है, ठीक है, फर्स्ट काइंड का कंट्रोल, जिसमें कि आउटपुट को देखते हुए जो है चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है या मैनेज करने की कोशिश की जाती है एरर्स को देखते हुए। फिर होता है बिहेवियरल कंट्रोल। बिहेवियरल कंट्रोल में आ जाता है कि जो भी इंप्लॉइज हैं उनका पर्सनल बिहेवियर कैसा है एज वेल एज जो उनका वर्किंग बिहेवियर है वो किस तरीके का है। अगर अच्छे बिहेवियर में जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे, अगर उनका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में। तो आपको ये चीज भी कंट्रोल करनी है कि बिहेवियर किस एम्प्लॉय का कैसा रहता है। कहीं कोई एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है जो सीधा टेबल में जूते रख के काम कर रहा है, भाई ऐसे कैसे काम करेगा, ठीक है, वो तो बिल्कुल एकदम तमीज से काम कर रहे हैं, सब अपना फुल आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं, ये चीज आ जाती है बिहेवियरल कंट्रोल में। फिर थर्ड है और आपको किस तरीके से उनको मोटिवेटेड रखना है, ये चीज भी बिहेवियरल कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है, किस तरीके से आपको उसको मोटिवेटेड रखना है, उनको डिसिप्लिन रखना है एम्प्लॉयज को, ये सब बिहेवियरल कंट्रोल में आ जाता है। फिर आ जाता है क्लैन कंट्रोल। क्लैन कंट्रोल भी एक मोटिवेशनल कंट्रोल का ही टाइप है, एक इनफॉर्मल टाइप है, ठीक है, इनफॉर्मल टाइप है। इनफॉर्मल मीन्स इसमें क्या करेंगे आप, क्लैन मीन्स क्या होता है, जैसे आपका पुरखे होंगे तो आप लोगों का हर किसी का एक क्लैन होता है, ठीक है, कि जिसमें आप बताते हैं कि आपके पूर्वजों ने ऐसा किया था, ऐसी चीजें, तो ऐसे हर किसी का एक क्लैन होता है। तो ऐसे ही कंपनी का भी क्लैन होता है। कंपनी याद दिलाएगी एम्प्लॉयज को कि किस तरीके से हमने पुराने प्रोजेक्ट को किस तरीके से किया था, या आपसे पहले जो टीम थी उनका परफॉर्मेंस इस तरीके का था, और हमारी कंपनी का ये मतलब वो रहा है क्या, एक प्रेस्टीज टाइप में रहा है कि हम जो है किसी भी काम को करने में ज्यादा दिन नहीं लगाते हैं, जो भी हमारा एम होता है, फाइनल एम होता है, उससे 2 दिन पहले ही हम काम कर लेते हैं। इस तरीके की बातें बता के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके जो है क्लैन कंट्रोल के थ्रू जो है गोल ओरिएंटेड काम हम कर सकते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसी को ही कहते हैं कंट्रोलिंग के टाइप्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप था आउटपुट कंट्रोल, दूसरा था बिहेवियर कंट्रोल और तीसरा था क्लैन कंट्रोल। तो हमने देख लिया और कंट्रोलिंग क्या होती है ये चीज भी हमने समझ ली है, ठीक है। अब चलते हैं, 5वां क्वेश्चन खत्म, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, जिसमें कि 6ठा क्वेश्चन से हम देखेंगे। यार ऐसा होता है ना, अभी जो ये वाली वीडियो है वो थोड़ा बड़ी बनेगी, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये बड़ी बनेगी क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन अभी फर्स्ट पेपर देख रहे हैं, आगे आगे देखेंगे कि आप रिपीट होंगे तो वहां पर छोटी छोटी वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे जून 2019 की बड़ी बनेगी तो 2018 की थोड़ा इससे छोटी बनेगी, फिर 16-17 में जाएंगे जैसे हम, तो छोटी छोटी होते जाएंगे। 4-5 वीडियो हम डिस्कस करेंगे, उसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे आई होप। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टूरिज्म, ठीक है, कि हिंदी में भी देख लेते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व की चर्चा कीजिए पर्यटन में। देखो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, देखो कोई भी टूरिज्म सेक्टर हो चाहे कोई और भी सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर में सबसे जो मेन इंपोर्टेंट प्ले करते हैं वो करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो आपकी, यार कंपनी में कोई काम करने वाला एम्प्लॉय नहीं होगा, कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं होगा, तो कैसे आप कंपनी को चलाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे बेसिक नीड है फॉर एनी कंपनी या फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सेम गोज विथ टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म जो है, टूरिज्म कंपनी जो है वो खास करके ह्यूमन लेबर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहती है, ठीक है, ह्यूमन लेबर्स पर डिपेंड रहती है सबसे ज्यादा। और एचआरएम जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है जो, वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी लेबर्स उनके पास पहुंचे, ठीक है, हाई क्वालिटी लेबर्स पहुंचे और उनको जो लेबर्स उनके पास मिले हुए हैं उनको मोटिवेटेड रखा जाए, उनको सेटिस्फाइड रखा जाए। ये चीजों की जो है सारी जिम्मेदारी एचआरएम की होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की होती है। एंड उनके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें उनके लिए करने की कोशिश करी जाती है ताकि जो ह्यूमन लेबरर्स हैं वो अच्छी तरीके से अपने कर्तव्य को निभा पाएं। टूरिज्म सेक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे टूरिज्म सेक्टर में बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है आपका, और उसके बाद जो होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो भी आ जाती है आपकी। तो यार टूरिज्म में आपका जैसे ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट है, जो बिहेवियर है उनके ड्राइवर्स का, किस तरीके से जो है वो
गाड़ी को चला रहे हैं, ज़्यादा हाई स्पीड में तो नहीं रख रहे हैं, या किस तरीके से जो कस्टमर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ मैटर करती है। उसके बाद होटल में आप पहुंचे, रिसेप्शन रूम में पहुंचे, तो रिसेप्शन रूम में आपको किस तरीके से डील किया जा रहा है, रिसेप्शन रूम में आपसे किस तरीके से बातें की जा रही हैं, ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन लेबर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस क्वालिटी के हैं। तो अच्छी क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्सेज को रखने की जिम्मेदारी होती है एचआरएम की, और उनको मोटिवेटेड रखने की, उनको सेटिस्फाई रखने के लिए, खास करके उनके एजुकेशनल और कैरियर एडवांसमेंट की, सो दैट उनके अगर कैरियर एडवांसमेंट उनका ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उनको अच्छी तरीके की शिक्षा ट्रेनिंग मिलेगी, और इसी के साथ साथ एजुकेशन उनको बेटर मिलेगी, तो क्या होगा कि वो लोग एफिशिएंटली वर्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कंपनी को दे पाएंगे। ठीक है, तो यही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मैंने दे लिया, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो और आप इसको देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हिंदी में इसको। हिंदी में पूछा गया है, संचालन प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। संचालन प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। किसी सेवा संगठन में प्रचालन प्रबंधन के महत्व की चर्चा कीजिए। हिंदी वाले पढ़ लेना यार। ठीक है, तो डिफाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट अब क्या होता है यार ऑपरेशन मैनेजमेंट? इस चीज को समझते हैं। द ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, किसी भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एंड उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस को संचारित करने का जो काम होता है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, कि कितना हमने प्रोडक्शन करना है, कितना मैन्युफैक्चर करना है, ये चीज देखी जाती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ठीक है, मार्केट में कितना हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है और कितना हम जो है डिमांड सप्लाई चेन को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजों को ऑपरेट करने का काम जो है वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ डिलीवरी का काम भी, जैसे कितना स्टॉक में जो गुड्स है या प्रोडक्ट है उसको हमने मार्केट में निकालना है, ये चीज सारी डिसाइड करती है कौन? ऑपरेशन मैनेजमेंट की टीम। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है इसका कि सुपरवाइज करना गुड्स को, सर्विसेज को सुपरवाइज करना और लोगों की डिमांड के हिसाब से सर्विसेज को आउट करना। ठीक है, डिलीवर्ड करना इन द मार्केट, ये चीजें हैं। तो डिफाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट आ गया, इंपोर्टेंस इसका हमने देख लिया। फिर चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है? अब करंट एसेट मींस ऐसे एसेट्स होते हैं दैट आर फिक्स्ड फॉर शॉर्ट टाइम्स। ठीक है, फिक्स्ड होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, मैं अच्छे से समझाऊंगा उसको। और वेयर एज फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और ये बेसिकली जो है ये फिजिकल एसेट्स होते हैं। फिजिकल एसेट्स होते हैं ये। ठीक है, तो देखो अब मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स मीन्स होते हैं ऐसे एसेट्स मीन्स जो भी सामग्री या जो भी ऐसे चीजें हैं कंपनी के पास जो कि उनको पैसा बना के देने वाली हैं। ठीक है, उन चीजों को कहा जाता है एसेट्स। और लायबिलिटी मीन्स जिसमें कि कंपनी को पैसा गंवाना है। तो ऐसे टाइप के एसेट्स जो कि फिक्स्ड होते हैं फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है, जिनका कि शॉर्ट टाइम तक ही यूज कर सकते हैं, उस टाइप के एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं, मतलब करंट एसेट्स कहते हैं, सॉरी उनको यार, जो शॉर्ट टाइम के लिए फिक्स्ड होते हैं कि इसके बाद इनका यूज नहीं कर सकते, जैसे 1 ईयर के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल की मैं बात करता हूँ। ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी कंपनी में आता है वो जल्द से जल्द आपको क्या करना है, उसको यूटिलाइज कर देना है इन प्रोडक्ट मेकिंग। तो उसका आप यूज जो है शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं। देन तो उस टाइप के एसेट को क्या कहेंगे आप? करंट एसेट कहेंगे। ठीक है, करंट एसेट कहेंगे क्योंकि शॉर्ट टाइम के है, लेस देन 1 ईयर के लिए उसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो चीज खराब हो जाने वाली है।
तो उसको क्या कहेंगे, करंट एसेट कहेंगे। फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको कि आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, अराउंड 10-20 ईयर्स तक उसको यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये फिजिकल एसेट्स होते हैं। फिजिकल एसेट्स में आपका आ गया प्रॉपर्टी, और जो प्लांट आपने सेट किया हुआ है, फैक्ट्री आपने सेट की हुई है, और जो उसमें इक्विपमेंट आप लेके आए हैं, तो वो लगभग 10-12 साल तक चलने वाले हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स्ड एसेट्स हैं। और जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो हर दिन का आपने नया लाना पड़ता है, वो एक क्या है, वो है करंट एसेट। तो आई होप कि आपको आ गया होगा इन दोनों में अंतर समझ। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होता है। तो ऑर्डिनरी शेयर उस टाइप के शेयर होते हैं जो कि नॉर्मल इक्विटी को शो करते हैं, ओनरशिप इन कंपनी को शो करते हैं, और अलाउ इन्वेस्टर्स टू वोट टू रिसीव डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी की ओनरशिप के लिए ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं, जो कि ओनरशिप के लिए मिलते हैं। ठीक है, ओनरशिप के लिए आते हैं ये शेयर्स, जिसके ज्यादा शेयर्स होंगे उसकी ओनरशिप हो जाएगी, तो ये ऑर्डिनरी शेयर के बेसिस पे होता है। और वोटिंग राइट आपको मिलता है कि जैसे आप लोग, अगर आपके शेयर्स किसी कंपनी में जाते हैं ज्यादा हैं, तो आपको एक वोटिंग राइट देंगे, आपको एक मीन्स कि किस तरीके से कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको वोटिंग राइट मिलेगा। और इसी के साथ साथ जब भी शेयर प्रॉफिट खाते हैं तो आपको एक डिविडेंड मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो ये होते हैं ऑर्डिनरी शेयर। तो ऑर्डिनरी शेयर में ज्यादातर जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ शेयर लेने में जो है वो फायदा होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको वोटिंग राइट मिल जाते हैं, और इसी के साथ साथ ज्यादा अगर आपके शेयर हैं तो ओनरशिप मिल जाती है। और जैसे ही डिविडेंड में भी, जैसे ही कोई भी शेयर में प्रॉफिट होता है तो आपको यू विल गेट रिसीव डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में आपके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, आपके पास इन्वेस्टिंग राइट होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट नो वोटिंग। ठीक है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस में उसको लिया हुआ है, तो नो वोटिंग का राइट आपको नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद बट यू विल गेट एडवांटेज इन रिसीविंग डिविडेंड, दे आर फर्स्ट इन लाइन फॉर द डिविडेंड पेमेंट। लेकिन जैसे ही डिविडेंड आपको देने की बारी आएगी, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को जो है जल्द से जल्द डिविडेंड देंगे, देन ऑर्डिनरी शेयर, क्योंकि बाद में ऑर्डिनरी शेयर वालों को देंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को देंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या आपने किसी का इंश्योरेंस प्लान वगैरह लिया है, तो आप उसका प्रेफरेंस शेयर में आते हैं। ठीक है, आपको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन जैसे प्रॉफिट खाती है तो आप लोगों को पहले जो है वो पैसे दिए जाते हैं या डिविडेंड आपको दिया जाता है। देन ऑर्डिनरी शेयर में बड़े बड़े शेयर रहते हैं और इसमें वोटिंग राइट भी मिल जाता है और डिविडेंड भी टाइम पे मिल जाता है आफ्टर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व में अंतर। अब देखो कैपिटल रिजर्व पहले देख लेते हैं जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में मतलब क्या होता है। जनरल रिजर्व मींस टू स्ट्रेंथन फाइनेंस पोजीशन कीप शेयर होल्डर्स बाय इंश्योरिंग देम स्टडी रिटर्न्स। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने कि अच्छे खासे आपके शेयर खरीदे हैं और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आप क्या करेंगे अपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शेयर कर रखा है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को आगे भी आपने स्ट्रांग रखने के लिए आप कोशिश करेंगे कि उनको आप पकड़ कर रखें, उनको जो है आप जाने ना दें। अब वो कब नहीं जाएंगे, जब आप उनको स्टडी रिटर्न्स, अच्छे खासे रिटर्न्स उनको देंगे। ठीक है, जैसे आप हर शेयर में 10% उनको बढ़ाकर दे रहे हैं, तो वो एक जनरल रिजर्व में आ जाएगा कि जनरल रिजर्व है, आपने जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी तरीके से आपने रोक के रखा है, उनको लालच देके, और वो लालच किस चीज का है, स्टडी रिटर्न्स, उनको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करने का। वेयर एज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल मतलब होता है मनी रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व मतलब क्या होता है ये चीज समझते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, there is accumulation of profit from capital transaction and utilized for financing capital purpose। ठीक है, जो भी आप कैपिटल का ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे कि आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको क्या होगा, कैपिटल ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा, तो आप वो क्या करेंगे, उस पैसे को लेके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लेंगे जहां पर कि आपको और ज्यादा रिटर्न करें। यहाँ पर आप पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपके पास कैपिटल पहले से रिजर्व है उस कैपिटल को ट्रांजैक्शन करेंगे, उस कैपिटल का यूज करके आगे आप कैपिटल उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कैपिटल रिजर्व का एक मैं आपको आपको समझा देता हूं। जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो कहती है कि हम आपको 5% जो है
रिटर्न करेंगे इसमें, ठीक है। 5% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे वापस देंगे। और वो कंपनी, जो कंपनी है ए कंपनी, ए कंपनी को के आपने शेयर खरीदे जो कि 5% आपको रिटर्न करने की बात करती है, और आप ए कंपनी, और जो वो ए कंपनी है वो किसी और कंपनी से 10% जो है रिटर्न लेती है अपने पैसे पे। तो 10% अपना लेगी, उसके बाद 5% एक देगी। इसको कहते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन। और इसमें यहाँ से जो 5% का बचा हुआ बेनिफिट होगा, बचा हुआ प्रॉफिट होगा, वो मिल जाएगा इस कंपनी को। तो इस टाइप को कहते हैं कैपिटल रिजर्व। और जनरल रिजर्व में आप उसको बचा के रखना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को बाय गिविंग देन स्टडी रिटर्न, सो दैट वो बार बार आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहें और आपकी कंपनी चलती रहे। अगर आप ये जनरल कैपिटल रिजर्व कर रहे हैं तो आपको बार बार जरूरत नहीं कि एक ही बंदा आप पे इन्वेस्ट करे। आपने जैसे ही उसका प्रॉफिट ले लिया, अब आप उसको जाने की अनुमति दे सकते हैं। अगर वो चाहे तो रहेगा, नहीं चाहे तो नहीं रहेगा। आपको ज्यादा लुभावने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो को समझते हैं। करंट रेशियो इज द मेजरमेंट ऑफ कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन ड्यू विद इन 1 ईयर, वर्क ऑन मैक्सिमम करंट एसेट टू सेटिस्फाई कंपनी डेबिट, ठीक है। तो जैसे कोई भी कंपनी है, उसका एक डेप्ट है, ठीक है, डेप्ट है, उसका कुछ पैसा है जो उसका इन्वेस्ट करना पड़ता है, या जो उसका उधार टाइप का आप समझ लो, ठीक है। किसी कंपनी को मान लो 1 करोड़ रुपए जो है वो देने हैं एज अ डेप्ट, उनके पास आए हुए हैं वो। तो वो करंट रेशियो में इस तरीके का मेजरमेंट करेंगे, इस तरीके का मेजरमेंट करेंगे कि कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट बना पाए, ठीक है, प्रॉफिट बना पाए 1 करोड़ का, 1 करोड़ का मतलब कि इस साल, ठीक है। जैसे 2021 में एक कंपनी पे 1 करोड़ का डेप्ट है, तो कंपनी इतने पैसे बनाने की कोशिश करेगी कि फाइनली 1 करोड़ रुपए उनके इस तरीके से प्रॉफिट के रूप में सामने आए कि वो इससे अपने डेप्ट को सारे क्लियर कर लें विदाउट हैविंग बर्डन ऑन कंपनी। कंपनी के अपने जो रिजर्व्ड मनी है उसमें बर्डन ना पड़े, बल्कि उस ईयर में इतना प्रॉफिट कंपनी गेन कर ले कि जो भी डेप्ट है उनको एकदम क्लियर कर ले। 1 साल तक का जो भी डेप्ट है उसको क्लियर कर दे। तो इस टाइप के मेजरमेंट को जो है करंट रेशियो मेजरमेंट कहा जाता है, या करंट रेशियो कहा जाता है। उसके बाद है लिक्विड मेजरमेंट, लिक्विड मेजरमेंट या लिक्विड रेशियो, सॉरी। लिक्विड रेशियो में क्या होता है, इसमें कंपनी क्या करती है, कोशिश करती है अपने जो डेप्ट हैं या ऑब्लिगेशंस हैं उनको ड्यू कराने की, ठीक है, उनको ड्यू कराने की आउट ऑफ टोटल कैश। जितना कैश अभी कंपनी के पास पड़ा हुआ है, टोटल कैश जितना पड़ा हुआ है, उसी से जो है वो डेप्ट को या ऑब्लिगेशंस को कवर करने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे 1 करोड़ वाले केस में इसमें क्या करेगी, जो भी कंपनी का रिजर्व कैश होगा या टोटल कैश होगा उसमें से 1 करोड़ रुपए सीधा निकाल के दे देगी और अपने एम्प्लॉयर्स की सैलरी कम कर लेगी, ताकि, क्योंकि कंपनी पे तो थोड़ा बहुत बर्डन आएगा ही ना। जैसे जो भी रिजर्व मनी है वो कंपनी के हिसाब से है, लेकिन जैसे ही 1 करोड़ रुपए वहां चले जाता है तो पैसा कम बढ़ जाता है। तो कंपनी क्या करेगी उसके लिए, या तो एम्प्लॉयर से ज्यादा वर्क करवाएगी, या उनको जो सैलरी जो है सब मिला, अगर वर्क भी ज्यादा करा जाए तो इट मीन्स दे आर गेटिंग लो सैलरी वाइल वर्किंग हाई, ठीक है, ज्यादा काम करके कम सैलरी उनको मिल रही है। तो एक प्रकार से शोषण यहाँ पर शुरू कर देगी। लेकिन करंट रेशियो में ऐसा नहीं होता है। करंट रेशियो में कोशिश की जाती है कि इतना प्रॉफिट मेंटेन किया जाए ताकि जो भी ऑब्लिगेशन, जो भी ड्यू, जो भी डेप्ट कंपनी पे है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो आई होप कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। हिंदी वाले भी देख लो क्या देखा था हमने। एक तो स्थायी आस्तियां और चालू आस्तियां, सामान्य शेयर और अधिमान शेयर, और पूंजीगत आरक्षित निधि और सामान्य आरक्षित निधि, चालू अनुपात एवं चल तरल अनुपात, ठीक है। देखो चालू, इसमें क्या है, चालू चलते रहेगा काम, और ये चल तरल, ठीक है। तरल मीन्स जैसे रुके हुए पानी से आपने वो दे दिया और बहते हुए पानी से दे दिया, इतना ही अंतर रहता है किसमें, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में। फिर बात करते हैं, डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ पीआर डिपार्टमेंट इन टूरिज्म पब्लिसिटी। ओके, तो पीआर डिपार्टमेंट मीन्स होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है जो कि कस्टमर, देखो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, एक आपके कस्टमर्स होंगे, आपके इन्वेस्टर्स होंगे,
ठीक है, इन्वेस्टर्स होंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स बढ़ाने हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, एक ब्रांड नेम बनाना पड़ेगा। ब्रांड नेम आप कब बना सकते हो, जब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक रिलेशन टीम है या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बेटर हो। तो इससे आप पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का वर्क समझ चुके हैं, जो कि एक रिलेशन बनाएगा बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर्स। ठीक है, जो कि उनको सुपरवाइज करेगा, उनको एसेस करेगा पब्लिक एटीट्यूड को। ठीक है, और एक म्यूचुअल रिलेशन बनाएगा एंड अंडरस्टैंडिंग बनाएगा बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। ठीक है, तो अगर ये चीज अगर कोई पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में कोई ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा काम कर रहा है तो वो म्यूचुअल रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएगा कस्टमर्स के साथ। और इससे क्या होगा कि टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की होगी उसको छुपाएगा नहीं, ट्रस्टवर्दी है, कस्टमर और इन्वेस्टर्स तक बताएगा वो चीज को। और इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो है उसकी तरफ का आकर्षित होंगे। अगर ठग विद्या टाइप की करेगा, मतलब बताएगा नहीं, जो भी कंपनी में हो रहा है उन चीजों को छुपाएगा या आनाकानी करने की कोशिश करेगा, तो आप खुद ब खुद जो है कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स कम होते जाएंगे, अपने आप कंपनी लो होते जाएगी या डिम होती जाएगी। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। और ऐसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री में भी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मीन्स जैसे आपके होटल में या आपके टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट में, ठीक है, टूरिज्म नहीं, ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट में कोई बंदा आता है और बदतमीजी से आप लोग उनके साथ डील कर रहे हैं। आप जैसे कस्टमर आपको फोन कर रहा है कि मुझे यहाँ से पिकअप करना है और आप लोग उसका कॉल ही नहीं उठा रहे हो, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, आपने कहा 1 घंटे में आ रहा है करके आपने 5 घंटे लगा दिए, कस्टमर वहीं खड़ा हुआ है, फिर क्यों वो दोबारा उस सर्विस को ज्वाइन करेगा। तो आपको एक ट्रस्टवर्दी, एक म्यूचुअल रिलेशन बनाना है अच्छा खासा, तो ये काम होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है तो पब्लिक पीआर डिपार्टमेंट का फंक्शन वाला हिंदी में भी देख लेते हैं। पर्यटन प्रचार में जनसंपर्क विभाग की भूमिका और कार्यों की चर्चा कीजिए, तो हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस ट्रैवलर, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ बिजनेस ट्रैवलर फॉर अ डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी व्यवसायी यात्री, बिजनेस ट्रैवलर से आपका क्या तात्पर्य है और व्यवसायी यात्री के गंतव्य को होने वाले लाभों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो बिजनेस ट्रैवलर मींस आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसे ट्रैवलर्स जो कि बिजनेस पर्पज से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। ठीक है, अपने वर्किंग पर्पज और बिजनेस पर्पज से जो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक जाते हैं उनको बिजनेस ट्रैवलर्स कहा जाता है। अब बिजनेस ट्रैवलर्स अगर आपके किसी एक डेस्टिनेशन में आते हैं तो सबसे पहले आपको उस डेस्टिनेशन को क्या फायदा होता है। सबसे पहले तो जैसे आपका हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो मान के चलिए कि जो बिजनेस ट्रैवलर होगा वो अपने लिए अच्छी फैसिलिटी चूज करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप जैसे टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो जैसे बिजनेस क्लास आपका अलग होता है, बिजनेस क्लास में कमर्शियल क्लास से अलग फैसिलिटीज होती हैं, अच्छी फैसिलिटीज होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इकोनॉमी आपकी ग्रोथ करेगी। अगर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्लास के लोग या बिजनेस ट्रैवलर्स आपके पास आते हैं, इट मीन्स योर इकोनॉमी विल बी ऑटोमेटिकली बी हायर। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो ज्यादा फैसिलिटीज की डिमांड करेंगे। जब आप ज्यादा फैसिलिटीज देंगे तो आप ज्यादा चार्ज करेंगे, ज्यादा चार्ज आप करेंगे तो इकोनॉमी आपकी बढ़ने वाली है उस सेक्टर की। और इसी के साथ साथ जो बिजनेस ट्रेवलर्स होते हैं, अगर एक ट्रैवलर आ गया ना तो उनको बार बार रिपीटेटिवली ये लोग आते हैं बिजनेस ट्रैवलर से। ठीक है, अब जैसे हॉलीडे मनाने कोई बंदा जा रहा है यार किसी एक डेस्टिनेशन में, तो वो साल में एक बार जाएगा, ज्यादा से ज्यादा साल में 2 बार जाएगा। लेकिन कोई बिजनेस ट्रैवलर्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं, तो जब तक उनका काम पूरा नहीं होगा, हो सकता है वो लगातार 2 महीने तक आपके पास आए। ठीक है, तो बिजनेस ट्रैवलर्स की मीन्स रिपीटेटिवनेस काफी ज्यादा होती है, तो इससे जो है वो फायदा पहुंचाते हैं उस डेस्टिनेशन को। और उसी के साथ साथ अगर बिजनेस ट्रैवलर से आपकी ट्रस्टवर्दनेस आपकी कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ गई, तो वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलवाने के लिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट हो सके। ठीक है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन को फैला सकें। और उसके साथ साथ कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स ऐसे भी होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से ही कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये आपके इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी में, तो इससे आपको कई ज्यादा फायदा हो जाता है और आप इनके साथ जो है वो कोऑपरेशन में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस तो कोशिश की जाती है जो भी बिजनेस ट्रैवलर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं दी जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ख्याल रखा जाए। और जो पीआर डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, वो भी इस तरीके के लोगों के लिए एक वीआईपी, ठीक है, वीआईपी स्कीम टाइप की डालता है, वीआईपी कार्ड टाइप का इनके लिए बनाया जाता है बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए।
इनको बहुत एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, इन्हीं कारणों के उससे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई हैं। हिंदी वाले भी देख लो, बिजनेस ट्रैवलर मतलब, ठीक है, व्यवसायी यात्री। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई हैं, और ये पिछले पेपर में आई हैं तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ही, और मैंने ये बता ही दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और अब आगे हम दिसंबर 2018 का पेपर देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और वो बन जाएंगे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आई होप कि यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोगों ने इतनी बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी, और जितनी ज़्यादा डिमांड करी है उतनी ज़्यादा लाइक कर देना है इस वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई और क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे वो भी कमेंट में कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। मैंने जैसा कि एम आपके लिए रखा ही हुआ है, अभी तो मैंने एम रखा है कि 250 से 300 नहीं 200 से 250 सब्सक्राइबर, इसके बाद 1K हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 200 से 250 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और यार तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग खाली यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं और चल देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आप अच्छा बनाइए हमारे चैनल का भी, ठीक है। आप भी अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए यार, ताकि अगला वीडियो डालने का भी मन करे। तो यार सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 1K सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो जाएं, और सीधा हमारी लाइव स्ट्रीमिंग खुल जाए। लाइव स्ट्रीमिंग जैसे ही हमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो अब आपका तो चले गया ये पेपर, लेकिन अगले बार भी ऐसे बंदे आएंगे जिनको ऐसी जरूरत होगी, वो भी आप ही की तरह बार बार कमेंट करेंगे। तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, जल्द से जल्द उन तक वीडियोज पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।